Very good morning, dear students. Class 11th. Students, today we are going to discuss some important key concept of the accounting equation. In the accounting equation, we have already idea about the what is accounting equation, that is assets equal to liabilities plus capital, and you know about the what items, how many items can be considered in form of assets and how many items can be considered in form of liability, and how it can be equal assets equal to liabilities plus capital. And you have also idea about the some transaction affected both side, in the asset side and in the liability side, and some transaction will affect only one side in asset side, but it is if it is add in the one place, तो another place पे जो है दूसरे जगह वो जो है माइनस हो जाता है, ठीक है. बट इन ऑल द सिचुएशन, ऑल द सर्कमस्टेंस, योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये जो इक्वेशन है दैट ऑलवेज विल बी टैली. ये बोथ साइड जो है RHS और LHS जो इसकी आप बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज विल बी इक्वल. तो आज क्या नया है इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स. तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहां पे एज्यूम्स आपका चलता है, एजम्पशंस चलता है, जिसको लिखा तो नहीं रहता बट आपको एज्यूम करना पड़ता है. जैसे स्टूडेंट, अगर मैं किसी क्वेश्चन में बात कर लूं, लिखा है परचेज गुड्स रुपी 10,000, एक स्टेटमेंट ये लिखा है और दूसरा लिखा है सोल्ड गुड्स रुपी 4,000. कुछ ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं, रेंट पेड 4,000, कमीशन रिसीव्ड 3,000. तो ये दुनिया भर के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं. एंड अबाउट दीज ट्रांजेक्शन्स व्हाट assumptions विल बी एप्लीकेबल हियर. सो परचेज गुड्स रुपी 10,000, ठीक है, सामान आपने परचेज किया 10,000 का, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू द कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. मीन्स यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट परचेजिंग इन कैश और इन अ क्रेडिट. क्या सामान जो है नगद में परचेज किया गया मतलब कैश दे करके, या उधार में परचेज किया मतलब क्रेडिट पे. तो जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो कि उस ट्रांजेक्शन को परचेज किया गया कैश में या सेल में, मींस इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ये मानेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कैश में वर्क कर रहा है. मतलब परचेज गुड्स 10,000, इट इज अज्यूम दैट परचेजिंग आर मेड इन कैश. तो आप यहाँ पे बोले परचेज गुड्स रुपी 10,000 फॉर कैश, या कैश की इंफॉर्मेशन ना दे, तब भी आप मानेंगे कि परचेजिंग किस में हुई है, कैश में हुई है, ठीक है. सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि सर हम किस कंडीशन में मानेंगे कि परचेजिंग जो है क्रेडिट में हुई है या उधार में हुई है. बोलेगा परचेज गुड्स रुपी 10,000 ऑन क्रेडिट. क्या बोला? ऑन क्रेडिट. जब तक ये ऑन क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करेगा तब तक आप क्वेश्चन को ये नहीं मानेंगे कि परचेजिंग जो हुई है वो उधार में हुई है, ठीक है. क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, जब हम परचेज करते हैं गुड्स को, तो अगर हमने कैश में परचेज किया तो हमारा कैश माइनस होकर के स्टॉक में प्लस हो जाता है. लेकिन वहीं अगर आपने सामान को उधार में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया तो कैश तो आपका कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट की कंडीशन में देयर आर नो चेंज इन द कैश, बट योर स्टॉक इज कमिंग इन द बिजनेस, और पैसे ना देने की वजह से योर लायबिलिटी विल बी इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर. तो वहां पे आप क्रेडिटर वर्ड भी यूज करते हैं. तो अगर आप इस तरीके से अगर आप ट्रांजेक्शन्स को नहीं समझेंगे तो योर ट्रांजेक्शन, योर इक्वेशन विल बी रॉन्ग. तो या तो वो क्रेडिट बोले तो भी आप उधार समझेंगे, या बोल दे परचेज गुड्स फ्रॉम, ये देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर यक्स. अगर किसी ट्रांजेक्शन्स में किसी पार्टी का नाम दे दे, किसी ट्रांजेक्शन्स में किसी पार्टी का नाम दे दे, परचेज करते समय किससे परचेज किया उसका नाम दे, सेल करते समय किसको सेल किया उसका नाम दे, तो ये माना जाता है कि वो ट्रांजेक्शन्स क्या है, उधार में किए गए हैं. अब आपको स्टूडेंट ये भी दिमाग में आना चाहिए, हमने किसको उधार में बेचा, किसको उधार में परचेज किया, उसी का तो नाम याद रखते हैं. तो नाम उसी की बात आएगी जिसको हमने, जहां पे क्वेश्चन में नेम दिया हो, ठीक है. तो ध्यान सुनिए, दो केस में क्वेश्चन को कैश माना जाएगा. अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो माना जाएगा क्वेश्चन कैश का है या पेमेंट कैश में हुआ है. अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि पेमेंट तो किया गया बट कैश का नाम सीधे सीधे ले ले, तब तो कैश मानना ही मानना है. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट की बात कर दे तो क्वेश्चन उधार माना जाता है, या पार्टी का नाम जिससे आपने परचेज किया उसका नाम दे दे तो वो ट्रांजेक्शन उधार माना जाता है, ठीक है. और कुछ इसमें अगर बढ़ाया जाए तो कभी कभी क्या होता है कि नाम देने के साथ साथ भी कैश दे देता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर यक्स बाई कैश.
तो फिर कैश की बात आ गई, देखो सबसे ऊपर कैश रहेगा, जहां पे कैश की बात आएगी वहां पे कैश लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पार्टी के नाम की है तो भी क्रेडिट माना जाएगा, या क्रेडिट वर्ड यूज कर दे तब भी वो ट्रांजेक्शन उधार का माना जाएगा, और आप दूसरा स्टेटमेंट फॉलो करेंगे जो आपको पहले बताया जा चुका है। इसके बाद सेम एप्लीकेशन सोल्ड गुड्स में भी अप्लाई होता है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो सेलिंग कैश में हुई है। अगर क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट में हम सेल करते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अनिल बोल दे तब भी ये ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट का ही बोला जाएगा, ठीक है। इफ इन द क्वेश्चन देयर इज नेम इन मेंशन, नेम मेंशन है तो क्रेडिट बोला जाएगा। नो इन्फॉर्मेशन कैश बोला जाएगा। कैश गिवन है, नेम गिवन है, तब भी आपका कैश ही बोला जाएगा, ठीक है। तो कैश सर्वोपरि है, मैक्सिमम 95% केसेस में कैश ही यूज होता है। कभी कभी पार्टी का नाम दे देता है तो आप उसको जो है उधार का ट्रांजेक्शन या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन आप उसको कंसीडर कर लेते हैं। रेंट पेड, कमीशन पेड, यहां पे बोला रेंट पेड, कमीशन पेड, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन दैट पेमेंट इज मेड बाय कैश या चेक। आपको पता है कि स्टूडेंट अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो दैट पेमेंट कैन बी मेड बाय कैश और बाय द चेक, हम बैंक से भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट, पेमेंट इज मेड बाय कैश और बैंक, तो in this case that transaction will be treated as a cash transaction and it will be affect in the cash account, ठीक है। तो ये कैश का ही ट्रांजेक्शन जो है माना जाएगा। आई बात समझे? तो चलिए इसी को कंसीडर करते हुए कुछ आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप क्वेश्चंस देखिए बुक में अपने कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से आपको जो सॉल्व करना होता है। कई ट्रांजेक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करना, सामान को उधार में परचेज करना, बेचना, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आज एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, तो रेडी हो जाइए उसके लिए। अगर जिसके जिसके पास बुक है वो बुक अपना ओपन कर ले, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे कर देता हूं बेटा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इंफॉर्मेशन फर्स्ट, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर स्टडिंग द, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस यू हैव टू क्रिएट आइडिया अबाउट व्हाट अकाउंट, व्हाट आइटम्स यू हैव नीडेड, ठीक है। किस किस आइटम की जरूरत पड़ेगी इन द असेट साइड, इन द लायबिलिटी साइड। तो अगर हम स्टार्टअप बिजनेस विद कैश की बात करते हैं तो ये बताओ, आप ध्यान से बताओ बेटा, अगर हम कैश की बात करेंगे, बिजनेस शुरू में स्टार्ट होता है तो सर दो चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें पहला आइटम आपका होता है कैश का और दूसरा आइटम क्या होता है, कैपिटल का। तो मुझे लगता है बताने की जरूरत आपको नहीं है, आप पिछले ट्रांजेक्शन से जो है जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा सेकेंड इंफॉर्मेशन की, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 1,50,000। तो अगर आप सामान को कैश में परचेज करें या उधार में परचेज करें तो देखो बेटा स्टॉक तो आना ही आना है, मतलब सामान तो आना ही आना है। नगद परचेज करेंगे तो कैश का काम चलता है, और अगर आप उधार परचेज करेंगे तो क्रेडिटर का काम चलता है। बात आपको शायद समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कैश को दो बार बनाने की जरूरत नहीं, कोई आइटम डबल बार रिपीट नहीं होगा। Sold goods for costing 40,000 at a profit 20% and credit costing 72,000 at a profit 25%। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000, 40,000 रुपए का सामान है जिसको बेचा गया है, उस पर 20,000 की प्रॉफिट ली गई, 20% प्रॉफिट लिया गया, 20%। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग, और उधार में जो बेचा गया वो 72,000 रुपए का था जिसपे 25% जो है वो प्रॉफिट लिया गया है, ठीक है। तो कैश भी बेचा गया और क्रेडिट भी बेचा गया। कैश में बेचेंगे तो कैश आएगा, स्टॉक जाएगा, लेकिन जब हम क्रेडिट में बेचेंगे तो बेटा उधार बेचने की कंडीशन में डेटर होता है, शायद ये बताने की जरूरत हमको नहीं है। उधार परचेज करने की कंडीशन में क्रेडिटर और उधार बेचने की कंडीशन में डेटर। और इसके बाद पेड रेंट अमाउंट 5,000, तो नीड नॉट टू एक्सप्लेन, पेड रेंट इट इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंस एंड इनकम लॉस एंड गेन दैट इज ऑलवेज एडजस्टेड बाय द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो चीजें कैपिटल से माइनस हो जाती हैं अगर एक्सपेंस है या कोई लॉस है, वहीं दो चीजें ऐड हो जाती हैं अगर कोई इनकम है या प्रॉफिट है, ठीक है। तो आई थिंक आप आ जाओ बेटा, स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले इसमें ट्रांजेक्शन्स में गिवन है, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। अब बताओ क्या करेंगे बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। तो आपका कैश आ गया 2 लाख रुपए, 0 0। चूंकि ये पेमेंट ओनर ने किया है तो यहां पे हो जाएगा कैपिटल में 2 लाख रुपए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000
एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। तो अगला इंफॉर्मेशन इस तरीके से है कि 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। तो टोटल कितने का सामान आया? ठीक है, देखो स्टूडेंट, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हमने जब सामान परचेज किया तो 60,000 रुपए का नगद दिया और 1,50,000 रुपए का उधार। कुल कितने का सामान आया? सर कुल सामान जो आ रहा है वो 2,10,000 रुपए का आ रहा है। बताओ आप एग्री हो कि नहीं एग्री हो, सेटिस्फाई हो? हाँ सर बिल्कुल, 1,50,000 रुपए का उधार में और 60,000 रुपए का नगद, तो टोटल 2,10,000 का सामान आपके पास आ गया है। कैश की अगर बात करें तो जो 2,10,000 रुपए का सामान आपने परचेज किया उसमें से कितना कैश यूज हुआ? सर 60,000, तो आप यहां से 60,000 माइनस कर देंगे। चूंकि स्टॉक 210 का आया है और उसमें से पेमेंट आपने सिर्फ किया है 60,000 एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट विच यू नॉट पेड, जिसको आपने पे नहीं किया है, दैट विल बी कंसीडर एज अ लायबिलिटी बिकॉज दैट अमाउंट यू हैव टू पे इन फ्यूचर एंड इन द लायबिलिटी यू हैव टू थिंक व्हाट हेड इट विल बी क्रिएटेड, दैट विल बी क्रिएटेड अ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में आपका चला जाएगा 1,50,000। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक 1,50,000। ठीक है, 0 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन को मेंटेन कर लीजिए। 2 लाख आउट ऑफ 2,60,000 यूज फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स, सो रिमेनिंग कैश इज 1,40,000 and your stock will be increased by 2,10,000. your debtor is 0, creditor become 1,50,000। पहले ये 0 था लेकिन अभी उधारी आपकी बढ़ चुकी है और नो चेंज इन द कैपिटल, तो 2 लाख का 2 लाख। आगे हम बात करते हैं थर्ड में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपी 40,000 एट अ प्रॉफिट 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट लेना है आपको इस पे एंड 72,000 का सामान बेच रहा है एट अ प्रॉफिट 25% ऑन क्रेडिट। तो दो तरीके का सामान यहां पे सेल हुआ है, मतलब दो सामान सेल हुआ है दो बार में। एक आपने नगद में बेचा है और दूसरा आपने उधार में बेचा है। ठीक है, अब आप बताओ कि सर जो 40,000 रुपए का सामान है इसको अगर हम 20% प्रॉफिट लेकर के बेचते हैं तो 40,000 का 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 48,000, सॉरी 8,000 आपका प्रॉफिट आएगा और 40,000 प्लस 8,000, तो सामान कितने का बिका होगा? 48,000 का। पहला केस तो ये हो गया जब कैश की बात आई। ठीक है, देखो उसने दो, ये सपोज कर लो कि सर दो कस्टमर रहे होंगे, दोनों कस्टमर में से पहले कस्टमर को 40,000 का सामान बेचा और 40,000 के सामान पे 20% प्रॉफिट लिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 8,000 एंड 8,000 सामान में लिया गया प्रॉफिट और सामान की कीमत दोनों जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, बिक्री जिसको आप कहते हैं। तो सेलिंग अगर आप 48,000 में करेंगे, ठीक है, तो आपके यहां पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगली बार जब सामान बेचा तो वो 72,000 का था जिसको हमने 25% प्रॉफिट पे बेचा। तो 25 4 जाइए, कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 8 जा तो 18,000। अब की बार 72,000 रुपए का सामान, 18,000 रुपए प्रॉफिट का सामान, कुल कितने का हो गया? 90,000 का। अब ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांजैक्शन आपका नगद का है जिसको आप कैश ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, और ये बेटा जो रेड सिग्नल दे रहा है ये आपका उधार का ट्रांजैक्शन है जिसको आप क्रेडिट का ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाउ द ट्रांजैक्शन विल बी अफेक्ट इन द अकाउंट इक्वेशन, ये आपका अभी अभी न्यू इक्वेशन बन करके आया था, ये आप लिखते हैं न्यू इक्वेशन, तो उसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, न्यू इक्वेशन चलता ही रहेगा। इस ट्रांजैक्शन का कैसे क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो आप सीधे सीधे मुझे इतना बताओ बेटा कि कितने का सामान तुमने बेचा? सर जो सामान हमने बेचा था उसमें सामान की कीमत जो थी वो कितनी थी? 40,000 रुपए का सामान यहां बेचा और 72,000 रुपए का सामान यहां बेचा, मतलब अपने गोडाउन में से जो हमने पूरा सामान निकाला है वो 1,12,000 रुपए का सामान निकाला। बात बराबर?
सोच लो, एक 40,000 का सामान था, कितना में बेचा बात खत्म करो, पहले भी तो स्टॉक की बात करना, स्टॉक तो हमेशा अपने फेस वैल्यू से चलता है। तो 40,000 का सामान और 72,000 रुपए का सामान, 1,12,000 रुपए का सामान हमने बेच दिया। जब इस 1,12,000 रुपए के सामान को हमने बेचा तो इसमें 40 वाला जो था वो 48,000 में नगद बेचा, तो कैश आपका 48,000 से बढ़ गया। जो पैसा आपने 72,000 को 90,000 में बेचा था वो उधार रह गया, और अगर हम किसी को उधार बेचते हैं तो हमारा डेटर बढ़ता है। उधार परचेज करने की कंडीशन में क्रेडिटर, उधार बेचने की कंडीशन में डेटर। ठीक है, मैं समझाई। चूंकि यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉफिट 18,000 रुपए का यहां पे हो रहा है, एक प्रॉफिट 8,000 रुपए का यहां पे हो रहा है, तो दैट 26,000 प्रॉफिट, 18,000 एंड 8,000, 26,000 प्रॉफिट, and profit will always be adjusted by the capital, that's why your capital will be increases by 26,000। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इधर कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इस तरीके से आपका नया इक्वेशन बनेगा। और ये अलग से कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला कि किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो चलिए, नाउ योर कैश इज 188,000, it will be decreases 98,000, कर लीजिएगा 88 and 10, 98,000। your new debtor equal to 72,000 and no change in the creditor, that's why 1,50,000 remain, and in the capital 2 lakh and plus 26,000 profit, so 226,000। now next information, paid rent, अगला है पेड रेंट, ये आपका न्यू इक्वेशन बन गया है, याद रखिएगा न्यू इक्वेशन। पेड रेंट अमाउंट 5,000, 5,000 रुपए का किराया आपने दिया है, तो पेड रेंट अमाउंट 5,000 दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। जब आप इसको पे करेंगे तो आपके कैश में से पूरा 5,000 रुपए माइनस हो जाएगा। चूंकि ये खर्चा है तो खर्चा होने की वजह से कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और तो किसी को कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो बेटा आप जो है उसको आप व्हाट्सएप से या जिस भी तरीके से आप उसको चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी न्यू इक्वेशन बना लीजिए, चूंकि इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है तो अब यहाँ न्यू इक्वेशन की बात ही नहीं आ गई, सीधे सीधे फाइनल इक्वेशन। योर कैश इज 1,83,000, आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं। योर डेटर इज 98,000, your debt, sorry, stock, your debtor is 72,000, your creditor is 1,50,000 and your capital is 221,000। ठीक है स्टूडेंट, तो हियर नीड नॉट टू एक्सप्लेन एनी मोर, आई थिंक दैट इज अंडरस्टैंडेबल, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं था। थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान से देखा, इस तरीके से ट्रीटमेंट जो आगे क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से ही आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, दैट विल बी यूज इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। अब आगे ये हमेशा यूज ही होता रहेगा, असेट्स और लाइबिलिटीज़ की लड़ाई हमेशा होती रहेगी, आपके दिमाग में भी जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती रहेंगी। आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे किस तरीके से जो पेमेंट रह जाता है, बाकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसे अभी आपने रेंट आपने 5,000 पे किया है, अगर इसी 5,000 में 2,000 ही पे किया गया होता, 3,000 रह जाता, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते। परसेंटेज वगैरह लगाना आप जान गए हैं, जो सेल की कंडीशन में अप्लाई हो रहा है वही परचेज की भी कंडीशन में अप्लाई होगा। ठीक है, आप अपना दिमाग यूज करिए, ऐसा नहीं कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हैं। सेल्स के लिए डेटर या कैश, यहाँ स्टॉक का यूज होता है। परचेज की कंडीशन में अगर उधार की बात आती है तो क्रेडिटर यूज होता है। तो कई बार चीज़ों को जो है रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।